तो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द रैपिड ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज। और आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हैं। भले वो चैप्टर हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स हो या अमाइंस हो, मतलब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर कितने डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं वो सब यहां पर मैंने एक साथ अपने नोट्स के अंदर बना दिए हैं। ये नोट्स आपको आज ये वीडियो पब्लिश होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करें, इसे पढ़ें और इस वीडियो को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करें इन डिस्टिंग्विश टेस्ट को पढ़ने के लिए। एक बार अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया, एक बार अगर आपने मेरे से ये पढ़ लिया और आपने मेरे नोट्स डाउनलोड कर लिए, तो ये गारंटी है कि डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको 100% मार्क्स दिलवाएंगे। अगर चाहो तो अपने हाथ से इन नोट्स को एक बार लिखकर दीवालों पर चिपका देना ताकि बार बार इन पर नजर पड़ती रहे और डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको याद हो जाए। ध्यान रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्टिंग्विश टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्टिंग्विश टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना ठीक है, लेक्चर अटेंड करना ठीक है, लेकिन जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल पेपर्स, क्योंकि देखो सैंपल पेपर्स जो होते हैं ना वो आप लोगों को एक एग्जाम लाइक फीलिंग देते हैं, आपको एक ऐसा सिनेरियो बिल्ड करके देते हैं कि भाई मैं एग्जाम ही दे रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ा दिए या मैंने आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर के 10 PYQ करा दिए तो आप कर लोगे, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आएगा और जब आपके सामने 10 चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कौन से चैप्टर से है या किस चैप्टर से लिंक रख रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा बहुत होता है, इसलिए सैंपल पेपर आपके पास होने चाहिए। और मैं रेकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को ओसवाल पब्लिशर्स का सैंपल पेपर। बेसिकली ये स्पेसिफिकली 2025 के हिसाब से बनाया गया है, इनका भी 10% ऑफ चल रहा है। अगर आप PCB के स्टूडेंट हैं तो आप इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का सैंपल पेपर का सेट केवल 904 रुपए में, और मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो 957 रुपीज में चारों बुक्स का सेट ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। चलो अब पढ़ने की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला टेस्ट है हमारा लूकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट? लूकास टेस्ट। बेसिकली लूकास टेस्ट जो होता है ये हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। लूकास टेस्ट में लगने वाला जो हमारा रिएजेंट है उसका नाम है लूकास रिएजेंट, जिसको हम लिखते हैं ZnCl2 प्लस HCl से। अब जब आप आपके प्राइमरी अल्कोहल के अंदर ये लूकास रिएजेंट यानी ZnCl2 प्लस HCl डालोगे तो यहां पर क्या होगा? बेसिकली केमिकल रिएक्शन आप लोग हेलो अल्केन, हेलो अरीन में सीख चुके हो, दैट इज ROH प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहां पर बन जाएगा RX प्लस H2O। ये बेसिक केमिकल रिएक्शन हम देख चुके हैं। तो यहां पर आपका HX और ZnCl2 ये मिलकर आपका लूकास रिएजेंट हो गया, जिसमें हेलोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा। तो यहां पर आपका क्लोरीन इस CH3 के साथ कंबाइन करके CH3Cl बना लेगा, दैट इज योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये वाला जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ये आपका फाइनली यहां पर फॉर्म हो गया, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद आपको यहां पर कोई टर्बिडिटी दिखाई नहीं देगी। यानी आपका जो सॉल्यूशन है जो पहले क्लियर था अभी भी क्लियर है, लेकिन जब हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल आएगा हम उसमें लूकास रिएजेंट मिलाएंगे तो यहां से OH इस Cl से रिप्लेस होकर यहां पर क्लोरीन लग जाएगा, हमें एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। और ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनने के कुछ देर बाद आपको टर्बिडिटी दिखाई देने लगेगी, यानी कि आपका सॉल्यूशन कुछ देर बाद धुंधला दिखने लगेगा, आप उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। वहीं अगर आपके पास में एक टर्शियरी अल्कोहल है उसमें आपने लूकास रिएजेंट मिलाया तो यहां से ये OH इस Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा और एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा जो इंस्टेंटली टर्बिडिटी देगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास में टर्शियरी अल्कोहल है तो लूकास रिएजेंट डालते ही वो टर्बिडिटी दे देगा।
विच मीन्स टर्शरी अल्कोहल है। अगर अल्कोहल के अंदर लूकास रिएजेंट डाल दूं और टर्बिडिटी कुछ मिनट के बाद धीरे 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 आना शुरू होगी तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर टर्बिडिटी आएगी ही नहीं अल्कोहल के अंदर लूकास रिएजेंट डालने के बाद तो वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। तो ये है आपका लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट ना आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड को भी डिस्टिंग्विश कर रहा है। अब सेकेंड टेस्ट है टोलेंस टेस्ट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। यह टेस्ट अल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। अल्डिहाइड इस टेस्ट को पास करते हैं, कीटोन्स इस टेस्ट के अंदर पास नहीं होते, कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते। टोलेंस रिएजेंट जो है एक प्रकार का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए यह अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकता है, लेकिन कीटोन के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता। टोलेंस रिएजेंट को केमिकली बोला जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है AgNH3 ये आपका टोलेंस रिएजेंट है। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन आपको जो याद करनी हो, जैसे याद करनी हो आप कर सकते हो। आपको यहां पर क्या लिखना है, RCHO दैट इज योर अल्डिहाइड। इसमें आपने डाला 2 मोल्स ऑफ AgNH3 पॉजिटिव। यहां पर मैंने पॉजिटिव लिखा है, अगर आप चाहो तो यहां पर NO3 लिख सकते हो, तो ये पॉजिटिव का सिंबल हट जाएगा, यह आपकी इच्छा है। फिर यहां पर हमने डाला स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर आप 3 मोल्स ऑफ KOH लिख सकते हो, NaOH लिख सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहां पर यह आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी आपका ये जो टोलेंस रिएजेंट है, ये टोलेंस रिएजेंट इस RCHO को कन्वर्ट कर देगा RCOO नेगेटिव यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और जैसे ये रिएक्शन होगी टोलेंस रिएजेंट टूट जाएगा और उसके यहां से जो 2 सिल्वर हैं ये प्योरली अलग निकल जाएंगे और ये एक सिल्वर कलर की लेयर बना देंगे। यानी आप जिस कांच के बीकर के अंदर ये रिएक्शन कर रहे हो वो धीरे धीरे उस कांच के बीकर के अंदर जहां जहां सॉल्यूशन टच करेगा वहां वहां एक सिल्वर की परत चढ़ जाएगी, इसीलिए इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। एक कांच का बीकर जिसके अंदर सिल्वर की परत चढ़ गई, और वो क्यों चढ़ गई है, ऑब्वियसली हमारे सिल्वर के वजह से। देन वाटर और अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। तो सिल्वर की लेयर लगना, सिल्वर की लेयर का डिपॉजिट हो जाना इस कंफर्मेशन कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो अल्डिहाइड है। वही अल्डिहाइड की जगह अगर आप यहां पर कीटोन ले लेते तो कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, अगर कन्वर्ट नहीं होता तो सिल्वर भी फॉर्म नहीं होता, इसीलिए आपका जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा, बीकर के अंदर कोई सिल्वर की लेयर नहीं लगेगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। अगला होता है फेलिंग्स टेस्ट। अगेन फेलिंग्स टेस्ट भी बच्चों अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। अल्डिहाइड इसे पास करता है, कीटोन इसे फेल करता है। फेलिंग्स रिएजेंट भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच मींस ये आपके अल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा, बट कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाने की इसकी औकात नहीं है। फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है वो 2 सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, फेलिंग्स सॉल्यूशन A एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन B जो है इसका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं होता है केमिकली जब अपन मैकेनिज्म में जाएंगे, बट यहां पर रिएक्शन समझने में कोई लोड नहीं है, इसलिए मजा आ जाएगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन A इज नथिंग बट एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, और फेलिंग सॉल्यूशन B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी कि रोशेल सॉल्ट है, जिसका फॉर्मूला होता है NaKC4H4O6.4H2O। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर बनता है फेलिंग्स रिएजेंट। अब इस फेलिंग्स रिएजेंट को मैंने उठाया और इसके अंदर मैंने अल्डिहाइड डाल दिया। तो जैसे अल्डिहाइड जाएगा, और यहां पर मैंने मीडियम कैसा रखा है, बेसिक मीडियम रखा हुआ है। तो बेसिक मीडियम में जब मैंने फेलिंग सॉल्यूशन मिलाया बेस के साथ और उसमें अल्डिहाइड डाला, तो अल्डिहाइड काय में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये जो आपका कॉपर जिस पर अभी +2 चार्ज है, देखो आप सब लोग जानते हो कि जो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर +2 चार्ज कैरी करता है क्योंकि सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। तो कॉपर कैरीज अ +2 चार्ज, तो कॉपर का +2 चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा +1 चार्ज में, क्योंकि कॉपर जो है वो Cu+2 से Cu+1 Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है।
और ये जो Cu2O है जिसमें कॉपर पर +1 चार्ज हो गया +2 से, ये एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है और वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। तो यहां पर फेलिंग्स सॉल्यूशन के अंदर रेडिश ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट आना इस बात को शो करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है अल्डिहाइड से। और अगर ये रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट नहीं बनता, मतलब हम समझ जाते कि हमारे पास में कीटोन है। तो ये हो गया आपका फेलिंग्स टेस्ट, बिल्कुल रट डालना इसको। अगला होता है प्यारा बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट। नाउ ये आयोडोफॉर्म टेस्ट ना, ये केवल और केवल अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर देखा जाता है और केवल वही अल्डिहाइड और केवल वही कीटोन के अंदर देखा जाता है जिनमें एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बोनिल ग्रुप से। यानी अगर मान लो आपके पास में एक R है, ये कुछ भी हो सकता है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है और इसकी जो चौथी वैलेंसी है ये CH3 कंपल्सरीली सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर मान लो यहां पर मेरे पास में CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पास करेगा। अगर मेरे पास में यहां पर CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पास करेगा क्योंकि यहां पर CH3 लगा हुआ है। लेकिन अगर इमेजिन करो मेरे पास में यहां पर CH3 CH2 आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया और यहां पर मान लो H आ गया, तो ये पास नहीं करेगा। अगर मान लो यहां पर CH2 CH3 आ गया तो ये भी पास नहीं करेगा। मतलब हमारे पास में इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप से एटलीस्ट एक CH3 कनेक्टेड होना चाहिए। और ध्यान रखना ये एरोमेटिक के लिए भी पॉसिबल है। यानी अगर आपके पास में यहां पर एक एरोमेटिक रिंग है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है और यहां CH3 आ गया तो ये भी पास करेगा। ठीक, अब ये काम कैसे करता है? तो R C डबल बॉन्ड O CH3 का जब हम ट्रीटमेंट NaOH प्लस I2 के साथ करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये NaOH और I2 आपस में रिएक्ट करके NaOI बना लेगा पहले, फिर ये NaOI जाकर इस मिथाइल ग्रुप पर अटैक करेगा और यहां पर क्या होगा, इस मिथाइल ग्रुप को वो इस तरीके से तोड़ देगा। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर समझना, ये CH3 में से CH और यहां पर टोटल 3 NaOI की जरूरत पड़ती है, तो 3 आयोडीन इस CH के साथ कंबाइन होकर CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म बना देंगे। फिर ये 3 NaOI में से एक NaO जो बचा वो जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये CHRCOO बना देगा। तो बेसिकली आयोडोफॉर्म का बनना इस बात का प्रूफ है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये टूट के अलग हो गया और इसमें से भी CH3 में से भी 2 हाइड्रोजन हटके केवल CH बचा और वो CH 3 आयोडीन के साथ कंबाइन होकर CHI3 बना आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, जैसे ये पास कर रहा है ये फेल कर रहा है, तो ये इस तरीके से आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन को भी याद रखेंगे। अगला गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 टेस्ट। बेसिकली ये जो टेस्ट है ये आपके एक बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड को और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है, या ये आपके बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। कैसे, चलो देखते हैं। अगर आपके पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और अगर आपने उसका ट्रीटमेंट NaHCO3 के साथ किया है तो यहां से H, यहां से H और यहां से एक ऑक्सीजन वाटर बन के बाहर, फिर ये जो बचा हुआ कार्बन और 2 ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर और ये सोडियम हाइड्रोजन की जगह लेकर ONa बनाकर एक सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बना लेगा। अब यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है ये ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलेगी जो कंफर्म करता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास में है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे फिनॉल की या अगर मैं बात करूं अपने ईस्टर की, तो ईस्टर और फिनॉल ये रिएक्शन शो ही नहीं करते NaHCO3 के साथ। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिडिक होते हैं और क्योंकि ये वीक एसिडिक होते हैं ये NaHCO3 के साथ में ये वाली रिएक्शन शो ही नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और फिनॉल है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है
और ईस्टर है, और अगर आपको कोई बोले कि इसको डिस्टिंग्विश करो तो उसमें NaHCO3 डाल दो। अगर NaHCO3 डालने के बाद में ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ कोई गैस बाहर निकल रही हो, मतलब ये रिएक्शन हुई है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर कोई गैस बाहर नहीं निकल रही हो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, वो फिनॉल या ईस्टर में से कुछ है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला टेस्ट इज बेयर्स टेस्ट। बेटा ये अनसैचुरेशन को प्रेडिक्ट करने के काम में आता है अल्काइंस और अल्केन्स के। एक्चुअली क्या होता है, इस टेस्ट के अंदर हम ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। अगर ये किसी अनसैचुरेटेड अल्कीन या अल्काइन के साथ आएगी तो ब्रोमीन टूटकर इन अनसैचुरेटेड कार्बन पर कनेक्ट करके इन्हें सैचुरेट बना देगा। अब क्योंकि ब्रोमीन Br2 फॉर्म में है तो कलर्ड है, लेकिन अगर Br2 टूट गया और ब्रोमीन अलग अलग जुड़ गया तो अब तो इसका नेचर ही खत्म हो गया, Br2 अब रहा ही नहीं, तो फिर ये डीकलराइज हो जाएगा। तो अगर आपका सॉल्यूशन डीकलराइज हो रहा है, ब्रोमीन को डालने के बाद लगातार डीकलराइजेशन हो रहा है, विच मींस कि आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो अल्कीन या अल्काइन है, अल्केन नहीं है। ठीक है, तो ये अल्काइंस के अंदर भी सेम होता है और अल्कीन्स के अंदर भी होता है, अल्केन्स के अंदर नहीं होता। तो ये अल्केन्स को यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। अगला गाइस अज़ोडाई टेस्ट। Now distinguish test to find whether an organic compound contains primary aromatic amines or not। केवल और केवल प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस ही इस टेस्ट को पास करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में सवाल आएगा कि भाई मेरे पास में अगर एक प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, लाइक अगर मेरे पास में RNH2 है, और अगर मेरे पास में प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है लाइक बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, तो इन दोनों को मैं डिस्टिंग्विश कैसे करूंगा? तो आप अज़ोडाई टेस्ट लगा लो, यानी कि कपलिंग रिएक्शन। आई होप आप सब लोगों ने अमाइंस चैप्टर में कपलिंग रिएक्शन पढ़ी होगी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने यहां पर अपना एनिलीन लिया जो कि एक प्रकार का प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, और आपने इसका ट्रीटमेंट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ किया। गाइस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सबको याद है, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सबको याद है। ये कैसे बनता है, आप एनिलीन को ले लो, NaNO2 और HCl को डाल दो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इसका H और इसका Cl केमिकल रिएक्शन से HCl बन के फरारी काट लेंगे, और ये वाला जो कार्बन है बेंजीन का, ये जाकर सीधा नाइट्रोजन पर कनेक्ट करेगा, और यहां पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन जो पहले से कनेक्टेड है, लेकिन ये वाली अब जो रिंग और NH2 है, ये वाली रिंग और आपका जो NH2 है, ये यहां पर कंबाइन करके बना लेगा पैरा अमीनो अजोबेंजीन, जो कि येलो कलर की डाई है। तो येलो कलर की डाई का फॉर्मेशन हो जाना इस बात का प्रूफ है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में तुमने जो कंपाउंड डाला है वो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ही है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। देखो 2,4 DNP डेरिवेटिव्स येलो, ऑरेंज या रेड कलर के सॉलिड होते हैं जो अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के काम में आते हैं। मान लो तुम्हें किसी ने बोला कि तुम्हारे पास में अल्कोहल और अल्डिहाइड है, कैसे पहचानोगे? अल्कोहल है और कीटोन है, कैसे पहचानोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड है, कैसे पहचानोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन है, कैसे पहचानोगे? हेलो अल्केन है और अल्डिहाइड है, कैसे पहचानोगे? तो ये पहचानने के लिए अल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस पता लगाने के लिए 2,4 DNP टेस्ट की जरूरत है। तो अगर आपके पास में अल्डिहाइड है या कीटोन है तो उनके अंदर डेफिनेटली ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कि आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब आप इसके अंदर डाल दो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, यानी बेंजीन रिंग के दूसरे नंबर और चौथे नंबर वाले कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 इसलिए 2,4 डाइनाइट्रो, बेंजीन रिंग इज फिनाइल एंड हाइड्राजीन इज NH2NH। वैसे हाइड्राजीन इज NH2
बट इसका एक हाइड्रोजन हट गया और ये बेंजीन से कनेक्ट हो गया, इसलिए ये NH2NH हो गया। ठीक है, अब जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी सी बात है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर वाटर बन के फरारी काट लेंगे और ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन से कनेक्ट करके, ये देखो कार्बन से कनेक्ट हो गया ये नाइट्रोजन, और ये हो गया NH और बेंजीन के ऊपर NO2 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और ये जो है ये एक येलो कलर्ड पीपीटी होता है। तो इसी प्रकार आपको अगर येलो कलर का, ऑरेंज कलर का या रेड कलर का कोई सॉलिड मिल रहा है, कब, जब आप 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन में कोई कंपाउंड डाल रहे हो, तो अगर वो अल्डिहाइड होगा तो या कीटोन होगा, तो अगर आपको येलो, ऑरेंज या रेड कलर का प्रोडक्ट मिल रहा है, विच मींस यस आपने जो यूज करा है वो अल्डिहाइड है या कीटोन है। और अगर ये कलर नहीं मिल रहा है, मतलब वो अल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी नहीं है। अब आपका सवाल होगा सर अल्डिहाइड भी पास कर रहा है, कीटोन भी पास कर रहा है, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो टॉलरेंस टेस्ट लगा लो, फेलिंग्स टेस्ट लगा लो, फिर अल्डिहाइड कीटोन में भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कार्बिलामाइन टेस्ट। गाइस कार्बिलामाइन टेस्ट किसी भी टाइप के प्राइमरी अमाइन को, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसको डिस्टिंग्विश करता है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन से। तो अगर आपके पास में प्राइमरी अमाइन है, आप उसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दो और KOH डाल दो, तो यहां पर क्या होगा, 3 पोटेशियम ये 3 क्लोरीन को लेकर 3 KCl बन के केमिकल रिएक्शन से आउट, गेट आउट। फिर यहां पर जो 3 OH है वो 3 OH, 1 H यहां पर और 2 H यहां से, तो टोटल 3 H और 3 OH ये कंबाइन होकर 3 मोल्स ऑफ वाटर बन के बाहर। अब यहां पर क्या बचा, केवल और केवल एक कार्बन और Rn, तो ये Rn इस कार्बन से कनेक्ट होकर RNC आइसोसाइनाइड बना लेगा, जो कि एक बहुत गंदी स्मेल क्रिएट करता है, एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है, जो इसका फॉर्मेशन इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे पास में जो कंपाउंड है वो प्राइमरी अमाइन है। अगर ये फाउल स्मेल नहीं आ रही है मतलब प्राइमरी अमाइन नहीं है। अगला टेस्ट इज गाइस हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि अगेन आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकता है। मतलब प्राइमरी होगा तो अलग पता चल जाएगा, सेकेंडरी होगा तो अलग पता चल जाएगा, टर्शरी होगा तो अलग पता चल जाएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट इज नथिंग बट बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखो इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अगर मेरे पास में प्राइमरी अमाइन आ जाए, तो प्राइमरी अमाइन में मेरे नाइट्रोजन से 1 और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर हो जाएगा और ये नाइट्रोजन जाकर इस सल्फर से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास में फाइनली जो कंपाउंड बचेगा उसमें नाइट्रोजन से आपको एक इथाइल कनेक्टेड दिखेगा, फिर बेंजीन S डबल बॉन्ड O सल्फोनामाइड ग्रुप दिखाई देगा, यहां पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये एसिड की प्रेजेंस में, मतलब अल्कली के अंदर सॉल्यूबल होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो ये, और ये हाइड्रोजन कहां से आया, ये हाइड्रोजन यहां से आया प्राइमरी अमाइन से। मतलब प्राइमरी अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर बाहर चला गया और नाइट्रोजन जब इससे कनेक्ट हुआ तो ये हाइड्रोजन आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ गया, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड में आ गया। अब जब इस कंपाउंड को मैंने अल्कली के अंदर डुबोया, अल्कली के अंदर डिसॉल्व करा, तो ये डिसॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास में ये हाइड्रोजन था जो कि एसिड की तरह रिलीज होकर H+ बन सकता है और एसिडिटी शो करवा सकता है। तो ये एसिडिक नेचर का होने की वजह से सॉल्युबलाइज हो गया, विच मींस कि अगर आपने आपके हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में प्राइमरी अमाइन को ट्रीट किया तो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन होगी और वो प्रोडक्ट अल्कली के अंदर सॉल्युबल भी होगा, विच मींस प्राइमरी अमाइन इज प्रेजेंट। लेकिन अगर सेकेंडरी अमाइन है तो इसके पास में 2 अल्काइल ग्रुप आ गए और केवल एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट करके HCl बन के बाहर और फाइनल आपका प्रोडक्ट बन गया N, डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब आप देखो इस नाइट्रोजन से यहां पर एक अल्काइल ग्रुप इधर है और एक अल्काइल ग्रुप इधर है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट इज इनसॉल्यूबल इन एल्कली, ये एल्कली के अंदर इनसॉल्यूबल हो गया।
अल्कली के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कहां से होगी सॉल्युबिलिटी? तो सेकेंडरी अमाइंस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में प्रोडक्ट जरूर बनाएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट अल्कली सॉल्यूबल नहीं होगा, विच मींस सेकेंडरी अमाइन। अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बना रहा है, और वो प्रोडक्ट अल्कली के अंदर सॉल्यूबल भी है, अल्कली के अंदर सॉल्यूबल भी है, मतलब वो अमाइन कौन सा रहा होगा? प्राइमरी। और अगर मैं टर्शरी अमाइन की बात करूं तो टर्शरी अमाइन में कोई हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से इस क्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी कौन शो कर पाएगा? इल्ले इल्ले पो, कोई भी नहीं, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी अमाइन। और गाइज ये थी आपके टोटल डिस्टिंग्विश टेस्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक डाल दी गई है, और टेलीग्राम से आप ये डिस्टिंग्विश टेस्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पेपर की परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जल्दी जाओ फटाफट से और इसे परचेज करो। मिलता हूं अगले वीडियो में, जिसमें अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेम रिएक्शंस की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस की, फिर हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन्स की, और जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल फ्लेजेड तरीके से खत्म हो जाए। चलिए बाय बाय।